गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे डीप फेक के ऊपर में। डीप फेक डीप फेक क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और डीप फेक जो है ना, इसको लेकर के काफ़ी कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डीप फेक ये क्या है कि न्यू टेक्निक है। डीप फेक क्या है? न्यू टेक्निक है, नई तकनीक, इसको लिख सकते हैं, नई तकनीक है। और इसके साथ क्या है ना कि बहुत सारी संभावनाएं और चुनौतियां हैं, है ना। बहुत सारे इसके प्रोस और कॉन्स दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये क्या है। सबसे पहले क्या है कि ये क्या है, ये क्या है। इसको सुनना है ध्यान से, जो मैं बताऊंगा उसको सुनना है। इसका प्रयोग क्या कहाँ कहाँ हो सकता है, प्रयोग क्या कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसके साथ, क्या क्या चुनौतियाँ आएगी इस टेक्निक के साथ। और साथ में देखेंगे कि ये चुनौतियाँ हैं, इसके साथ साथ क्या क्या समाधान हो सकता है, क्या क्या जो है वो समाधान हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि डीप फेक है क्या। तो डीप लर्निंग जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दरअसल सब लोगों ने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स वगैरह आती है। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं की है उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर देखा होगा या किया होगा। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि डीप लर्निंग आधारित तकनीक जो किसी वीडियो ऑडियो के पात्रों, आवाज़ों तथा दृश्यों पर किसी दूसरे पात्र, आवाज़ तथा दृश्य को आरोपित कर परिष्कृत तरीके से बदल देने में सक्षम है। तो क्या है डीप फेक? क्या है डीप फेक? है डीप लर्निंग आधारित तकनीक जो किसी वीडियो ऑडियो के पात्रों, आवाज़ तथा दृश्यों पर किसी दूसरे पात्र, आवाज़ तथा दृश्य को आरोपित कर परिष्कृत तरीके से बदल देने में सक्षम है। तो ये क्या है? डीप फेक है। यानी कि आप देखते होंगे कि कभी भी कि किसी गाने के ऊपर में चेहरा किसी और का होता है और बोल किसी और के होते हैं। और कई बार मोबाइल फ़ोन में भी दिखाया जाता है कि कैसे वो आयरन मैन को का चेहरा लगा दे रहे हैं दूसरे किसी भारतीय फिल्म के हीरोइन के गाने के ऊपर में। प्रेम रतन धन पायो में आयरन मैन का चेहरा लगा दिया था। तो ये हम देखते हैं। तो ये क्या है? ये है डीप फेक का एक उदाहरण है। तो देखिए इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है ना। हम लोग इसको प्रयोग देखें कि इसका प्रयोग या अनुप्रयोग जो भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी पाठ को मौलिक ऑडियो विजुअल स्वरूप में ग्रहण किया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में। जहाँ किसी पाठ को, जैसे हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप ये देखिए कि बाबर खुद आ गया और हिस्ट्री खुद पढ़ा रहा है कि मैं ऐसे काबुल से यहाँ आया और ये सब चीज़ें हुई। तो ऐतिहासिक इतिहास पढ़ते समय हम क्या है कि उसी पात्रों को उठा के ले आएँ, या पॉलिटी पढ़ते समय हम क्या करें, वैसे ही पात्रों को हम उठा करके ले आएँ। तो ये इसके प्रयोग हो सकते हैं। और जैसे कि देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में हो सकता है। जैसे वीडियो में मनचाहे बदलाव करके आप खुद हीरो या हीरोइन की रूप में हैं, काम करने लगेंगे इन फ्यूचर में। पर्यटन के क्षेत्र में, वर्चुअल संग्रहालय के लिए ये सब हो सकता है। चिकित्सीय प्रयोग के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। अब देखिए इसमें साथ क्या है, ये तो प्रयोग देखा हमने, इसमें चुनौतियाँ क्या क्या है। इसकी चुनौतियों को हम लोग देखें तो इसमें क्या है, डीप फेक पर्नोग्राफी हो सकती है। जैसे कि जो प्रमुख हीरोइनें हैं उनकी पॉर्न वीडियो जो है बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, डीप फेक का प्रयोग करके बनाई जाती भी है। जैसे कई बार जो है चेहरा किसी का और बॉडी किसी का होता है और इस तरह से कई बार बड़ी असहज स्थिति होती है। साउथ कोरिया में ये काफ़ी ज़्यादा तनाव का बना हुआ है सबब अभी हाल फिलहाल। इसके अलावा क्या है कि ब्लैकमेलिंग की जा सकती है बहुत आराम से। किसी का चेहरा लगा दिया और किसी का बॉडी हो गई, उसको पता ही नहीं है। इसके अलावा क्या है ना कि राजनीतिक हस्तक्षेप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी फेक न्यूज़ तैयार करने में इसका इस्तेमाल बहुत आराम से हो सकता है। और देखिए समाधान क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा डीप फेक डिटेक्शन हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो है डीप फेक का डिटेक्शन हो सकता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर प्रयोग किया जाए तो डीप फेक का जो है भांडा फूट जाएगा। और सब इसका है कि मीडिया प्रशिक्षण इसमें ज़रूरी है।
और इसमें कानूनी प्रावधान जो है वो होने चाहिए। ये समाधान में हम लोग देखें तो कानूनी प्रावधान जो है वो होने चाहिए। कानूनी प्रावधान रहेगा तो कई सारी चीज़ें जो है वो निपट जाएगी। तो ये सब चीज़ें बेसिक थी, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें थी जो डीप फेक के बारे में सबको जाननी चाहिए। डीप फेक नई तकनीक, नई संभावनाएं एवं नई चुनौतियाँ। चलिए, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में आ जाए या प्री में भी हो सकता है आए, तो आप इसको आराम से कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह के बनते हैं और कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि इसको लंबे रूप में इसको क्या बताना सही रहेगा। देखिए, उत्तर आधुनिक चिंतन के साथ एक समस्या यह भी आई कि इसमें सत्य और असत्य के बीच की दीवार झीनी हो गई। उत्तर आधुनिक चिंतन किसी सार्वभौमिक सत्य जैसी अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। इस चिंतन के अनुसार दुनिया में कोई भी अवधारणा सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं होती, बल्कि तुलनात्मक या रिलेटिव रूप से सत्य होती है। जो तर्क किसी एक के लिए सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है, या जो किसी के लिए असत्य है वह दूसरे के लिए सत्य। चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीक ने इस अवधारणा को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभाई। आज इंटरनेट क्रांति हो चुकी है। सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हर किसी को अपना सत्य रखने और अपने हिसाब से सत्य को चुनने की सुविधा है। आज हर व्यक्ति अपने सत्य का परिप्रेक्ष्य सोशल मीडिया, ब्लॉग या अन्य इंटरनेट माध्यमों के जरिए प्रकट कर सकता है। यह विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में प्रकट सत्य में से अपने मन के सत्य का चुनाव कर सकता है। स्वाभाविक है कि शोषक और शोषित के साथ सत्य एक नहीं हो सकते। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के सत्य में अंतर हो सकता है। दो विचारधाराओं के सत्य एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप भी सत्य के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में एक विचारधारा का सत्य दूसरे को गलत या फेक ठहराता है, जबकि उत्तर आधुनिक चिंतन सैद्धांतिक रूप से इसे फेक नहीं बल्कि पोस्ट ट्रूथ की संज्ञा देता है। पोस्ट ट्रूथ के इस दौर में जब हर किसी को अपने हिसाब से सत्य चुनने या कहने की स्वतंत्रता है, ऐसे में अब व्यक्ति अपने चयन के हिसाब से सत्य को विजुअलाइज भी कर सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी नेता या अभिनेता को पसंद करता है और वह चाहता है कि वह सभी फिल्में उसी की आवाज़ और अभिनय में देखे, या उसका पसंदीदा नेता उसकी अपनी स्थानीय भाषा में अपनी बात रखे, तो यह संभव है। अभी देखा था आपने, जैसे कि वो आया था स्पाइडरमैन आवत बा, तो वो क्या भोजपुरी बोलता है ना स्पाइडरमैन। वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग जैसी तकनीक के मेल ने सत्य के इस स्वरूप को भी संभव कर दिया। आज व्यक्ति अपने हिसाब से किसी वीडियो के पात्र, आवाज़ अथवा दृश्य में बदलाव कर बिल्कुल मूल वीडियो की साम्यता में उसे देख या दिखा सकता है। विजुअलाइजेशन की दुनिया में यह बदलाव किसी तकनीक के माध्यम से संभव हुआ है। इस तकनीक का नाम है डीप फेक तकनीक। स्वाभाविक है कि पोस्ट ट्रूथ दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है, परंतु इसके खतरे भी कम नहीं हैं। इस लेख में हम डीप फेक तकनीक के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर आपके पास समय का कमी है तो इतना बेसिक जानकारी भी आपके लिए काफ़ी है, और पूरा अगर सुनना चाहते हैं तो इसको पूरा ही भी सुन सकते हैं। तो विस्तार से समझते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीप फेक तकनीक क्या है, यह तकनीक कैसे काम करता है, इसके लाभ तथा चुनौतियाँ क्या है, एवं इसके महत्तम लाभ तथा न्यूनतम खतरों के लिए क्या हम इसको अपना सकते हैं या अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए डीप फेक है क्या, ठीक है ना। डीप फेक है क्या, ये क्या है, डीप फेक क्या है। तो सामान्य शब्दों में कहें तो डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग द्वारा डीप लर्निंग आधारित एक गहन तकनीक है। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग द्वारा डीप लर्निंग आधारित एक गहन तकनीक है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और साथ में क्या है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग,
ये आधारित एक गंभीर तकनीक है, ठीक है ना, एक गहन तकनीक है जो किसी वीडियो के पात्रों, आवाज़ तथा दृश्यों पर किसी दूसरे पात्र, आवाज़ या दृश्य को आरोपित कर उसे परिष्कृत तरीके से बदल देने में सक्षम है। किसी भी वीडियो में किया जाने वाला वह बदलाव इतना सटीकता से होता है कि सामान्य नज़र द्वारा इसे मौलिकता की जांच कर पाना लगभग असंभव है। डीप फेक का निर्माण करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन लर्निंग विधियां डीप लर्निंग पर आधारित होती हैं और इनमें प्रशिक्षण के लिए तंत्रिका नेटवर्क आर्किटेक्ट शामिल होते हैं, जैसे ऑटो एनकोडर या जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं जेनरेटिव, ये थोड़ा सा इसको लिख देना ज़्यादा ज़रूरी है, जेनरेटिव एडवर्सियल भाई नेटवर्क। इसका स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जेनेटिक एडवर्सियल नेटवर्क मशीन लर्निंग की वह शाखा है जो एक दूसरे के विपरीत दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का अध्ययन करती है और स्रोत वीडियो के ऊपर दूसरे वीडियो के पात्रों तथा आवाज़ों को संयोजित, प्रतिस्थापित और सुपर इम्पोज करती है, जिससे निर्मित वीडियो प्रामाणिक दिखाई देते हैं। अब देखिए कि डीप फेक काम कैसे करता है। तो एक डीप फेक वीडियो के निर्माण के लिए सबसे पहले एआई एल्गोरिदम के माध्यम से दो लोगों के हजारों फेस शॉट्स लिए जाते हैं, जिसे इनकोडर कहा जाता है। इनकोडर दो चेहरों तथा आवाज़ों के बीच समानताएं ढूंढता और सीखता है तथा चित्रों को कंप्रेस करते हुए प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी साझा सामान्य विशेषताओं को न्यून कर देता है। एक दूसरा एआई एल्गोरिदम, जिसे डिकोडर कहा जाता है, के द्वारा कंप्रेस्ड इमेज से उक्त प्राथमिक इमेज पुनर्प्राप्ति की जाती है। चूँकि दोनों वीडियो के चेहरे गैर समान होते हैं, इसलिए प्राथमिक व्यक्ति के चेहरे को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक डिकोड को प्रशिक्षित किया जाता है और दूसरे व्यक्ति के चेहरे को पुनर्प्राप्ति करने के लिए दूसरे डिकोडर को प्रशिक्षित करते हैं। फेस स्वैप करने के लिए केवल इनकोडेड इमेज को गलत डिकोडर में फीड किया जाता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति ए के चेहरे की एक कंप्रेस छवि को व्यक्ति बी के प्रशिक्षित डिकोडर में फीड किया जाता है, जिसके बाद डिकोडर व्यक्ति बी के चेहरे को ए के भाव और अभिविन्यास के साथ फिर से बनाता है। एक परिमार्जित वीडियो के लिए इस प्रक्रिया को हर फ्रेम में दोहराया जाना होता है। डीप फेक बनाने का दूसरा तरीका है जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, यानी GAN। एवं GAN दो विपरीत एआई एल्गोरिदम पर कार्य करता है। प्राथमिक एल्गोरिदम, जिसे जनरेटर कहा जाता है, को यादृच्छिक, कैसे इसको लिखेंगे, यादृच्छिक रूप से सूचनाएं दी जाती है। यादृच्छिक रूप से सूचनाएं दी जाती है, जिसे जनरेटर कहा जाता है। सूचनाएं दी जाती है जिसे एक चित्र में बदल देता है। इस सिंथेटिक छवि को फिर वास्तविक छवियों की एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, जिसे दूसरे एल्गोरिदम में फीड किया जाता है, जिसे डिस्क्रिमिनेटर कहा जाता है। सबसे पहले सिंथेटिक छवियों में चेहरे की तरह कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया के साथ विधि को अनगिनत बार दोहराने से डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर दोनों में सुधार होता है। पर्याप्त लूप और फीडबैक को देखते हुए जनरेटर पूरी तरह से गैर अस्तित्वगत मशहूर हस्तियों के चेहरे का निर्माण शुरू कर देता है। देखिए होता क्या है कि बार बार उसी चीज़ को जो दोहराया जाता है, तो धीरे धीरे चूँकि बहुत सारे भावनाओं को पहले से संकलित करके रखा जाता है, तो एक छवि उभर आती है और ऐसा लगता है जैसे 5 मिनट की वीडियो बनाने में हो सकता है कि अभी के तकनीक के अनुसार उनको 5 दिन लग जाए या 5 घंटे लग जाए या 5 सप्ताह भी लग सकते हैं। इसको मोटे तौर पे ऐसे समझिए। अब डीप फेक के प्रयोग कहाँ कहाँ हैं, अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हैं, उसको देखते हैं। डीप फेक के अनुप्रयोगों का दायरा विस्तृत है। इसका प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला एवं चिकित्सा के क्षेत्र आदि में होता है। इसके द्वारा मनोरंजन के क्षेत्र को पहले से अधिक वास्तविक और मैनुअल बनाया जा सकेगा। वहीं यह शिक्षा, कला और पर्यटन आदि को और अधिक रोचकता प्रदान करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग देखें
तो डीप फेक के द्वारा किसी भी पाठ को मौलिक ऑडियो विजुअलिटी द्वारा अधिक मूर्त एवं रोचक तरीके से पढ़ाया जा सकेगा। जैसे बाबर आ गया आपको पढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता सेनानी आकर के अपना जो है घटना अपना बताएं। जैसे एक एग्जाम्पल भी एक है कि जॉन एफ कैनेडी का एक भाषण है जो वो दे नहीं पाए थे क्योंकि उससे पहले उनकी हत्या हो गई थी। तो उनके भाषण को क्रेग प्रोक नामक एक स्कॉटलैंड की एक कंपनी जो थी वो स्पीच सिंथेसिस के जरिए 831 भाषणों से 1,16,177 फोनेटिक यूनिट्स को अलग की और डीप लर्निंग द्वारा उनके भाषण को फिर से तैयार की। और देखने वालों को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये जो है ओरिजिनल भाषण है या फिर उनका रिकॉर्डेड भाषण है। देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति है वो अपने पिता को एक हीरो के रूप में देख सकता है पर्दे पर, या अपने घर के सदस्य को जो है डीप फेक के तकनीक के जरिए देख सकता है कि पूरी फैमिली को अपने अभिनय करवा सकता है। एक फ़िल्म देखने के लिए जाएं और आपको हीरो पसंद ना हो, अगर आप पसंद करते हो अमिताभ बच्चन को, लेकिन अगर सिनेमा हॉल के भीतर में देवानंद है तो आप बदल सकते हैं उसको बहुत आराम से। तो ये मनोरंजन के क्षेत्र में हो सकता है। देखिए पर्यटन के क्षेत्र में क्या हो सकता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मतलब डीप फेक का बहुत यूँ इस्तेमाल किया जाता है। वर्चुअल संग्रहालय बनाए जा सकते हैं, या अतीत के जो पात्र हैं जो जहाँ पर हैं पर्यटन क्षेत्र पे सीधे चले आएँ। जैसे कि आप कभी घूमने के लिए जाएं आमेर फोर्ट और वहाँ पर जो है सवाई जय सिंह खुद आके अपना इतिहास बताने लगें, ऐसा हो सकता है। प्रशिक्षण के लिए भी डीप फेक बहुत महत्वपूर्ण है। डीप फेक प्रशिक्षण में भी अहम भूमिका निभा सकता है। वर्तमान प्रशिक्षण के रूप में यांत्रिक कार्यों को सॉफ्टवेयर पर सिमुलेट कर प्रशिक्षण तो प्रदान किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही मानव प्रबंधन की बात आती है, जहां ग्राहक या कर्मचारियों में संवाद का कार्य होता है, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क का मामला होता है, वहां प्रशिक्षण के लिए वास्तविक अनुभव ही अंतिम उपाय होता है। उसमें कई बार कुछ मामले बिगड़ने की भी संभावना होती है तथा विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को प्रबंधित करने में हमेशा नए नए अनुभव और चुनौतियां आती रहती है, जो प्रशिक्षण में संभव नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि प्रशिक्षण में ग्राहकों के कुछ चुनिंदा स्वरूपों के समूह पर ही चर्चा हो सकती है, जबकि विभिन्न प्रकार के मानव चरित्रों की संख्या अनंत है। डीप फेक द्वारा ग्राहकों तथा कर्मचारियों के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जा सकता है, जिससे उसका प्रशिक्षण में विविधता और समग्रता आ सकेगी। चिकित्सा द्वारा जो है मरीज और डॉक्टर उसके बीच से कई सारी सूचनाओं का जो है वर्चुअल आदान प्रदान हो सकता है। दवाओं के प्रयोग का आकलन हो सकता है। तो ये सब है। कोई चीज़ की डायग्नोस्टिक करना है, मॉनिटरिंग करना है, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। बस डेटा को भर देना है, उस डेटा के द्वारा ये चीज़ हो जाएगा। अब डीप फेक की चुनौतियां हैं। देखिए जैसे ब्लैकमेलिंग हो गई, पोर्नोग्राफी हो गई, इसमें उनका जो है बहुत आराम से यूज हो सकता है। जैसे कि कई सारे खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो दूसरे की छवि धूमिल करने के लिए वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कोई स्टेटमेंट है, ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, इसको लेना नहीं है अन्यथा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसी बात है जो राहुल गांधी ने बोली नहीं कभी, लेकिन वो डीप फेक के इस्तेमाल से ऐसा किया जा सकता है कि राहुल गांधी किसी पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी की निंदा कर रहे हैं या किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें संभव है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हुए अभी तक। तो देखिए बहुत सारे नुकसान हुए हैं। डीप फेक का कहीं ना कहीं यूज़ आज हो रहा है, और डीप फेक का अगर पूरी तरह से न्यूज़ नहीं हो रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो एक छोटे तौर पे इस्तेमाल किया ही जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि डीप फेक जैसा ही तकनीक जो है आजकल सोशल मीडिया पे चलाई जाती है। पता नहीं चलता किसने क्या बात बोली और कैसे बोली, लेकिन अभी ये प्रारंभिक रूप में है। जब ये एडवांस रूप में आएगा तो ये और सरदर्दी पैदा करेगा। अब इसकी समाधान क्या है? देखिए इसका समाधान देखें तो ये चूँकि कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये पहले आ चुकी है। तो समाधान ये है कि इसको जितनी उन्नत तकनीक होगी उतनी तो इसके ड्रॉबैक्स होंगे ही। तो इसको क्या है, इसको जैसे कि एक सुविधा है, क्या है उसको नाम है फेस फॉरेंसिक प्लस, ठीक है ना, रियलिटी डिफेंडर। तो इसमें क्या होगा, तो या प्रोजेक्ट ओरिजिन आदि को देख लें, तो इसके ज़रिए क्या होगा कि जो भी
कोई न्यूज़ है या कोई भी वीडियो है उसको जांचा जा सकता है कि ये ओरिजिनल है या फिर ये मैनिपुलेटेड है। अगर ये ओरिजिनल है तो उसको देख सकते हैं, ये मैनिपुलेटेड है तो उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिक चीज़ें हैं। अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे प्री में और मेंस में, हम लोग इस दोनों को हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक्स तो हमने एक बार डिस्कस किया ही है, और हम लोग प्री और मेंस में किस तरह के बनेंगे उसको देख लेते हैं। चलिए बोल के बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो डीप फेक टेक्निक है, उसको जानना ज़रूरी है। हमने मोटे तौर पे इस सब को अच्छे तरीके से डीप फेक तकनीक को जान लिया। डीप फेक तकनीक के साथ साथ हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जुड़ा हुआ है। तो डीप फेक के साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारा जुड़ा हुआ मामला लगता है इसमें। तो देखिए, होता क्या है कि कोई भी जो टेक्निक होती है वो उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं और उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। तो अभी तक हमने फ़ायदे नुकसान दोनों को डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि खास करके GS1 में, GS1 सेक्शन 2 में ये क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से पैटर्न BPSC चेंज कर रहा है लगातार, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चंस है उसके प्रकार को अपने मन में डिस्कस कर लेना है। 2-3 प्रकार मैं बताता हूँ कि डीप फेक के क्या चुनौतियाँ हैं, क्या भारत में डीप फेक तकनीक को आने देना चाहिए। देखिए, रोका तो जा ही नहीं सकता है, सबसे पहले ये देख लें। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या ये बन सकता है कि डीप फेक का प्रशासन में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और क्या इसका प्रशासन में इस्तेमाल करना इथिकल होगा, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि क्या डीप फेक तकनीक जो है वो भारत में आएगी तो भारत में यहाँ के पॉलिटिक्स को ही प्रभावित करेगी। क्या डीप फेक तकनीक के इस्तेमाल से अपने विरोधियों को निशाना बनाना किसी भी तरीके से जायज़ होगा। बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं वो आपने देख ली, तब किसी भी तरह के क्वेश्चंस का जो है उत्तर दे पाएंगे। चलिए, ये हो गई। आप 8 मिनट के बाद भी वीडियो को रोक सकते थे, अगर आपने 22 मिनट तक इसको देखा है तो चलिए अच्छा है, वेल एंड गुड है। देखिए, अब थोड़ी आपस की बात कर लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ से क्विट करके चले जाइए। अभी भी क्या है ना कि मैं पूरी तरीके से रिजल्ट के सदमे से नहीं उबरा हूँ। जो रात्रि में जब मैं सोता हूँ तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन चलिए, और वीडियो मैं बनाता हूँ और काम करता हूँ तो थोड़ा सा क्या है, रिलैक्स रहता हूँ। तो ये खुद को रिलैक्स करने के लिए और ख़ुद को व्यस्त रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं रेगुलर वे में क्लास लूँ और क्लास में वापस लौटूँ। जितनी मैं मेहनत करूँगा स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, उतने समय मैं जो है निगेटिव ख्यालों से दूर रखूँगा खुद को। तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। वैसे बहुत ज़्यादा फेयर नहीं लगता है मुझे कई जगह पे मार्क्स कम लग रहा है, तो उसके लिए मैं RTI के माध्यम से कुछ कर रहा हूँ। इसलिए मैं कोई भी चीज़ अभी शेयर नहीं करूँगा, ख़ास करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर जैसे मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन किसी को भी हो और वो सारे लोग RTI दाखिल करने लगे मेरे ही नाम पर, तो उससे एक बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। जैसे RTI वाले जो हैं सबको अगर भेजने लगें और मुझे ही ना भेजें इन्फॉर्मेशन, तो वो दिक्कत आ जाएगी एक थोड़ी सी, है ना। इसलिए सब चीज़ें जो हैं ओपन डोमेन में होनी भी नहीं चाहिए हर चीज़। मान लीजिए कि 1 लाख लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर 10 लोग आपके अगेंस्ट में कुछ काम करते हैं या नोटोरियस हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो यूट्यूब है और जो बाकी चीज़ें हैं उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे मेरी ऑफलाइन क्लासरूम्स है, तो ऑफलाइन क्लासरूम तो अभी बंद है और पता भी नहीं कब खुले। तो वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो अपने तरीके से शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लगभग पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर यूट्यूब पे भी क्लास लूँ तो हर चीज़ शेयर करूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही, और नई तकनीक को लेकर के हम भी आएंगे, जल्द ही आएंगे नई टेक्नोलॉजी को लेकर के। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।